हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और समझने की कोशिश करनी है। चैनल पर आपको मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अवधि एंड आयुष गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद देयर पेरेंट्स। अवधि और आयुष अपने माता पिता के साथ सुबह सैर के लिए जाते हैं। अवधि नोटिसेस सम शेल्स एंड ट्राइज टू पिक देम अप। अवधि कुछ सेल्स देखती है, सेल्स यानी कि खोल देखती है, और यहाँ पे कौन से खोल हैं? वो घोंगे के खोल हैं, जिसको हिंदी में घोंगा कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्नेल बोलते हैं। देखो, ये है एक घोंगा और ये इसका जो है वो शेल है यानी कि खोल है। वो देखती है, देखो किस तरह से वो कुछ क्या देखती है? खोल देखती है और उन्हें उठाने लगती है। हर मदर एडवाइजेज हर नॉट टू डू सो and explain that the shell could be home to a living snail and is actually a part of its body। अब उसकी जो मदर है वो क्या कहती है? उसकी माता जी उसे ऐसा न करने के लिए कहती है और बताती है कि यह खोल, ये जो शेल है, एक जीवित घोंघे का घर हो सकता है, एक जीवित स्नेल का घर हो सकता है। जो आप ये शेल उठाने की कोशिश कर रहे हो वो एक जीवित घोंघे का घर हो सकता है। अवधि एंड आयुष वंडर हाउ द शेल दैट इज नॉट इवन मूविंग कुड हैव ए लिविंग बीइंग इनसाइड। अवधि और आयुष को आश्चर्य होता है कि एक खोल जो हिल भी नहीं रहा है, उसके अंदर कोई जीवित प्राणी कैसे हो सकता है। लेटर दैट इन स्कूल अवधि एंड आयुष शेयर दिस इंसिडेंट विद देयर फ्रेंड्स। बाद में स्कूल जाने पर अवधि और आयुष अपने मित्रों के साथ इस घटना को साझा करते हैं। दे अप्रोच द टीचर टू अंडरस्टैंड हाउ ए शेल विच इज नॉट इवन मूविंग कुड बी ए बॉडी पार्ट ऑफ ए लिविंग स्नेल। वे अपने टीचर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो खोल हिल भी नहीं रहा था वह एक सजीव यानी कि जीवित स्नेल के शरीर का अंग कैसे हो सकता है। The teacher initiates a discussion in the class on the living and non-living। टीचर कक्षा में लिविंग और नॉन लिविंग पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब डिस्कशन शुरू हो जाता है कि कौन सी लिविंग चीज़ है और कौन सी नॉन लिविंग चीज़ है। एक्टिविटी 10.1 लेट अस रिकॉर्ड। अब हम एक्टिविटी करते हैं। वी आर सराउंडेड बाय न्यूमरस थिंग्स। हम चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं, हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जस्ट लुक अराउंड इन योर क्लासरूम एंड यू मे फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स। द पेंसिल दैट यू आर होल्डिंग, द बुक दैट यू आर रीडिंग और द पिजन नियर द विंडो। जस्ट लुक अराउंड इन योर क्लासरूम। अपनी कक्षा, अपनी क्लासरूम में चारों ओर देखो, आपको अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। पेंसिल जो आपने पकड़ी हुई है, पुस्तक जो आप पढ़ रहे हैं, या खिड़की के पास एक कबूतर। ये बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं। लिस्ट दैम इन टेबल 10.1 एंड आइडेंटिफाई ईच ऑफ दैम एज लिविंग और नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इन कॉलम 2। इन्हें टेबल 10.1 में आप सूचीबद्ध करें, यानी कि इनकी लिस्ट बनाएं और अपनी समझ के आधार पर इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के रूप में पहचानें और कॉलम 2 में भरें। आपने पहचानना है कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है, यानी कि किसमें कौन सा जीवित प्राणी होते हैं और कौन से जिनमें जान नहीं होती, वो आपने पहचानना है, जिसको हिंदी में सजीव और निर्जीव कहते हैं। राइट ए रीजन फॉर ग्रुपिंग दैम एज लिविंग और नॉन लिविंग इन कॉलम 3। इन्हें सजीव या निर्जीव में विभाजित करने के कारण का आधार स्तंभ जो टेबल 3 में भरें। तो आपने जो भी है यहाँ पे टेबल 3 में भरना है कि ये नॉन लिविंग क्यों है और लिविंग क्यों है, इसका रीज़न आपने देना है।
तो सबसे पहले है पेंसिल। पेंसिल क्या है? नॉन लिविंग है। और क्या रीज़न दोगे? आपने यहाँ पे सोच के लिखना है कि पेंसिल को आपने नॉन लिविंग क्यों कहा है। बुक क्या है? लिविंग है या नॉन लिविंग है, यहाँ पे आपने लिखना है, फिर उसका रीज़न देना है। इसी तरह से पिजन है, कबूतर, कार, प्लांट, एनी अदर। इस तरह से आपने इस टेबल को भर लेना है, और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि ये चीज़ लिविंग क्यों है और नॉन लिविंग क्यों है, वो आपने टेबल में भरना है। नेक्स्ट है हमारे पास 10.1, व्हाट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग। वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से अलग करता है, यानी कि जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है, वो ऐसी कौन से गुण है, कौन सी विशेषताएं हैं, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। लुक एट टेबल 10.1, वाई डू यू थिंक ए पेंसिल इज नॉन लिविंग बट ए पिजन इज लिविंग। तालिका यानी कि टेबल 10.1 में देखें, आपके विचार से एक पेंसिल निर्जीव और एक कबूतर सजीव क्यों है। जो पेंसिल है वो नॉन लिविंग क्यों है, और जो कबूतर है वो लिविंग क्यों है। व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू। आपके अनुसार सजीव प्राणियों यानी कि लिविंग बींग्स है, जो सजीव प्राणियों और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर होता है। व्हाट सिमिलैरिटीज डू द आइडेंटिफाइड लिविंग बींग्स शेयर विद ईच अदर। और जो आपने व्हाट सिमिलैरिटी, क्या सिमिलैरिटी जो आपने पहचानी है, ठीक है, आपके अनुसार सजीव प्राणियों और निर्जीव प्राणियों में क्या अंतर होता है। पहचाने गए सजीवों में क्या समानताएं होती हैं, जो आपने पहचाना है उसमें सजीव पहचाने हैं, जो लिविंग बींग्स पहचाने हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनमें एक दूसरे में क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। यू मे हैव आइडेंटिफाइड मूवमेंट एज वन ऑफ द सिमिलैरिटीज़ अमंग लिविंग बींग्स। आपने पहचाना होगा कि जो मूवमेंट एक ऐसी समानता है जो सभी लिविंग बींग्स में होती है, यानी कि लिविंग बींग्स क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं। यू हैव आल्सो सीन कार मूविंग ऑन ए रोड। आपने सड़कों पर कार चलते हुए देखी होगी। डज इट मीन डैट ए कार इज लिविंग। क्या इसका मतलब ये है कि कार भी लिविंग है? ठीक है, देखो कार भी मूवमेंट कर रही है, जिस तरह से हम मूवमेंट कर रहे हैं, पशु पक्षी मूवमेंट कर रहे हैं, तो कार भी मूवमेंट कर रही है। क्या ये भी एक लिविंग थिंग्स है? लिस्ट टास्क दैट यू कैन डू बट ए कार कैन नॉट। फिर आपने ऐसे कामों की एक लिस्ट बनानी है जो आप कर सकते हैं परंतु कार नहीं कर सकती। यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बीइंग। आप एक लिविंग बीइंग के बहुत अच्छे उदाहरण हैं, यानी कि हम भी एक लिविंग बीइंग के अच्छे उदाहरण हैं, तो आप खुद से तुलना कर सकते हैं। Whenever you attempt to group things around you as living or non-living, you can compare them with yourself. जब आपको ऐसा पहचानना है कि कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है, तो आप उसको खुद से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि खुद से कंपेयर करके देखो कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं और ये जो दूसरी चीज़ है वो क्या क्या काम कर सकती है, तो आपको अंतर पता लग जाएगा कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प यू इन डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ फ्रॉम ए कार। कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे आपने अपने आप को कार से अलग किया, जो आपको कार से अलग करती है। कौन सी ऐसी विशेषताएं आप में? फॉर इंस्टेंस ए कार डज नॉट ग्रो। एग्जाम्पल के लिए एक कार है वो ग्रो नहीं करती, वृद्धि नहीं करती, जितनी है उतनी ही रहती है। जैसे अब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है? ग्रो करता है, मगर कार तो ग्रो नहीं करती। डज इट मीन इट इज़ नॉन लिविंग। क्या इसका ये मतलब है कि जो कार वो नॉन लिविंग है? नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैव यू यूज्ड टू क्लासिफाई ए कार एज नॉन लिविंग। अब वो कौन सी विशेषताएं हैं जिससे आपने ये कहा कि जो कार वो क्या है? नॉन लिविंग है। कंटिन्यू योर डिस्कशन इन ए सिमिलर वे टू आइडेंटिफाई द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब आपने क्या करना है? अपने जो डिस्कशन को इसी तरह से आपने
करते रहना है, कंटिन्यू रखना है लगातार। इन ए सिमिलर वे, इसी तरह से आइडेंटिफाई द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, और आपने क्या आइडेंटिफाई करनी है, पहचाननी है कि जो लिविंग बींग्स की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। What are some common characteristics that make living beings very different from the non-living things? वो कौन सी ऐसी कॉमन विशेषताएं हैं that make living beings very different from the non-living things, जो living things को non-living things से अलग करती हैं। Let us learn about them. आओ उनके बारे में जाने, उनके बारे में अब सीखें कि वो कौन सी विशेषताएं हैं। Can we consider movement as one of the characteristics to differentiate between the living and non-living? क्या हम मूवमेंट को यानी कि गति को एक ऐसी विशेषता मान सकते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को अलग करती हैं? लिस्ट 5 थिंग्स अराउंड यू दैट कैन मूव ऑन देयर ओन। ऐसी 5 चीज़ों की आपने लिस्ट बनानी है जो अपने आप मूवमेंट कर सकती हैं, अपने आप चल सकती हैं। Do you think that all 5 things that you have listed can be considered as living just because they can move on their own? अब आप ये इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो आपने ये जो 5 चीज़ों की लिस्ट बनाई है, क्या आप उनको can be considered as living just because they can move on their own? क्या आप इसके आधार पर ही ये बता सकते हैं कि ये अपने आप चल सकती हैं, इसके आधार पर ये आप ये बता सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं? However, unlike animals, plant do not move from one place to another. जबकि जानवरों की तरह यानी कि दूसरे प्राणियों की तरह जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते, नहीं चलते। डू यू कंसिडर दैम एज लिविंग? क्या आपने उनको भी लिविंग माना है? ठीक है, क्या आप भी ये मानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग हैं? इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे डू शो सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट। जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते, वो चलते नहीं एक जगह से दूसरी जगह पर, फिर भी वे कुछ क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, कुछ गति वो दिखाते हैं। अब कौन कौन सी गति वो दिखाते हैं, कौन कौन सी मूवमेंट दिखाते हैं, उसके बारे में। ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। फूलों का खिलना प्लांट्स में मूवमेंट का एक एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट इज सीन इन इंसेक्टिवरस प्लांट, और जो दूसरा एग्जाम्पल है मूवमेंट का प्लांट्स में वो इंसेक्टिवरस प्लांट है। इंसेक्टिवरस प्लांट क्या होता है, जो कीड़े मकोड़ों को, ऐसे पौधे भी होते हैं, ऐसे पेड़ भी होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उनके बारे में अब हम जानेंगे। इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन इंसेक्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। जो इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं, फॉरेस्ट प्लांट होते हैं, वो न्यूट्रिशन के लिए कुछ इंसेक्ट पर डिपेंड करते हैं, वो कीड़े मकोड़े खाते हैं। ड्रोसेरा इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एन इंसेक्टिवोर, और ये ड्रोसेरा का आपको दिखाया गया है, ठीक है, उसका चित्र दिखाया गया है। ये एक इंसेक्टिवरस प्लांट है, एक एग्जाम्पल है इसका। ड्रोसेरा इज फीचर्ड विद सोसर शेप्ड लीव्स हैविंग मैनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अनइक्वल लेंथ विद स्टिकी एंड्स। जो ड्रोसेरा होता है वो फीचर्ड विद सोसर शेप्ड लीव्स, जो उसकी पत्तियां होती हैं वो एक तश्तरी की तरह होती हैं, देखो इस तरह की, ठीक है, यहाँ पे इस तरह की क्या होती है, एक तश्तरी की तरह, एक प्लेट की तरह होती है उसकी शेप। हैविंग मैनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन, और उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, देखो ऐसे, देखो किस तरह से ये बाल की तरह ये प्रोजेक्शन ये नुकीले से निकले हुए हैं, ठीक है। हैविंग हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ अनइक्वल लेंथ, और इनकी जो लेंथ होती है अनइक्वल होती है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, ठीक है। विद स्टिकी एंड्स, और इनके जो एंड्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं। ये एंड्स जो इनके होते हैं, ये जो बाल से देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं। Whenever an insect enters the saucer, जैसे ही कोई इंसेक्ट इसमें जो सोसर में इंसेक्ट एंटर करता है, घुसता है, जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा, हेयर मूव
इनवर्ड एंड ट्रैप द इंसेक्ट विद देयर स्टिकी एंड्स। जो ये होते हैं, जो ये आपको कांटे से दिखाई दे रहे हैं, ये बाल दिखाई दे रहे हैं, ये अंदर की तरफ आ जाते हैं और इन पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो इनके जो स्टिकी एंड्स होते हैं, जो चिपचिपे एंड होते हैं इनके, उन पर चिपक जाते हैं। ट्राई टू ऑब्जर्व द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन अदर इंसेक्टिवरस प्लांट। आपने फिर ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है कि जो दूसरे इंसेक्टिवरस प्लांट हैं उनमें आपने जो मूवमेंट को क्या करना है, उनके मैकेनिज्म को देखना है कि वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं। क्लाइंबर्स आल्सो वाइंड देमसेल्फ अराउंड एनी ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोज टू देम। जो क्लाइंबर्स होते हैं, यानी कि जो ऐसी बेलें होती हैं जो किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती हैं, जैसे कि तोरी की बेल है या करेले की बेल है या अंगूर की बेल है, वो सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती हैं। क्लाइंबर्स आल्सो वाइंड देमसेल्फ, अपने आप को वो क्या कर लेती हैं, वाइंड कर देती हैं, लपेट लेती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोज टू देम, अगर कोई ऑब्जेक्ट उनके पास रखा है, जैसे कोई लकड़ी है या कोई झाड़ी वगैरह है, तो उस पर वो क्या एक मतलब वो चिपट जाती हैं, उस पर अपना एक घेरा सा बना लेती हैं। डैट मीन्स इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे डू शो सम मूवमेंट। इसका मतलब ये है कि प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो प्लांट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते, फिर भी वे मूवमेंट शो करते हैं, अपनी गति वो दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल हमने देख लिए हैं, फूलों का खिलना है, क्लाइंबर्स का किसी पर लिपटना है, ठीक है, या फिर हमने अभी ड्रोसेरा के बारे में पढ़ा है। तो ये सभी प्लांट्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। कंपेयर योर सेल्फ विद द पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड। अपने आप को अपनी पिक्चर के साथ कंपेयर करो, जो आपकी बचपन की पिक्चर थी उसके साथ कंपेयर करो। देखो बचपन में कैसे था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ। कैन यू वेयर द ड्रेस डैट यू यूज टू वेयर 4 ईयर एगो। क्या अब आप वो ड्रेस पहन सकते हैं जो आप 4 साल पहले पहनते थे? नो, बिकॉज यू हैव बिकम लार्जर इन साइज। नहीं, अब आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो साइज है वो बड़ा हो चुका है। दिस इज़ ड्यू टू ग्रोथ इन योर बॉडी। ये किस लिए हुआ है? ये आपकी जो बॉडी में जो ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है, उसके कारण हुआ है। प्लांट्स एंड अदर लिविंग बींग्स आल्सो ग्रो। पौधे और दूसरे जो लिविंग बींग्स हैं वो भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। कैन वी कंसिडर ग्रोथ एज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। क्या हम ग्रोथ को, वृद्धि को भी एक लिविंग बींग्स की एक विशेषता मान सकते हैं? यानी कि देखो पहले हमने क्या पढ़ लिया, किसके बारे में पढ़ा, मूवमेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। ये इसकी दूसरी विशेषता है लिविंग बींग्स की। लिविंग बींग्स नीड फूड यानी कि न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो लिविंग बींग्स होती हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। लीस्ट 5 लिविंग बींग्स डैट रिक्वायर फूड टू ग्रो। आपने 5 ऐसी लिविंग बींग्स की, सजीव प्राणियों की लिस्ट बनानी है जिनको बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए, ग्रो करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। नाउ थिंक ऑफ ए प्रोसेस विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। अब एक ऐसे प्रोसेस के बारे में सोचें कि जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। काउंट द नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक पर मिनट आफ्टर। आपने नंबर ऑफ ब्रेथ्स गिननी है कि 1 मिनट में आपने कितनी ब्रेथ, आप कितनी सांसें ले रहे हैं। ए नॉर्मल वॉक, आफ्टर ए नॉर्मल वॉक, जब आप बिल्कुल पैदल चलते हैं, ठीक है, धीरे धीरे। आफ्टर ए रन, जब आप दौड़ते हैं। एंड आफ्टर ए फ्यू डांस स्टेप, और कुछ डांस करने के बाद, कुछ डांस स्टेप करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अलग अलग परिस्थितियों में गिननी है अपनी सांसें कि आप 1 मिनट में कितनी सांसें ले रहे हैं। रिकॉर्ड द डेटा एंड ऑब्जर्व। आपने जो डेटा है उसको इकट्ठा करना है और फिर उसको ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द नंबर ऑफ ब्रेथ्स आफ्टर ईच सिचुएशन। अब आप क्या कुछ ऐसा नोटिस करते हैं कि जो नंबर ऑफ ब्रेथ्स हैं, जो सांसों की जो नंबर ऑफ ब्रेथ्स यानी कि सांसों की जो गणना है, गिनती है, वो हर एक सिचुएशन में उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है? यानी कि जब आप नॉर्मल वॉक कर रहे थे और जब आप
दौड़ रहे थे और जब आप डांस कर रहे थे, क्या हर एक मिनट में सांसों की संख्या बढ़ रही थी या घट रही थी? डू यू नोटिस द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज इन अदर एनिमल लाइक डॉग्स, कैट्स, काउज एंड बफलोज? क्या आपने ये ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने का जो प्रोसेस है, क्या दूसरे एनिमल्स जैसे कि कुत्ता है, बिल्लियां हैं, गायें हैं और बफलोज यानी कि भैंसें हैं, उनमें भी देखा है? नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमिन वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। आपने क्या नोटिस करना है? जब वे आराम कर रहे हों, जब वे विश्राम कर रहे हों, तो उनके पेट की गति को ध्यान से देखिए। आपने देखना है उनके पेट को, क्या वो मूवमेंट कर रहा है, यानी कि आप देखोगे तो वो आपको हिलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि वो भी क्या सांसें ले रहे हैं। In the process of breathing, when we inhale, the air moves from outside to inside our body. और ये जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, when we inhale, सांस लेने का जो प्रोसेस है, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, the air moves from outside to inside our body. जो एयर है वो बाहर से हम अंदर जाती है हमारे शरीर के। when we breathe out, the air moves from inside our body to outside. जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो जो एयर हमारे शरीर के जो अंदर होती है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है जब हम सांस छोड़ते हैं। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। और जो ये ब्रीदिंग है वो किसका पार्ट है? एक प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन, यानी कि जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? क्या जो प्लांट है वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी रेस्पायर करते हैं, वो भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं? देयर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो पत्तियां होती हैं प्लांट्स की, उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। दीज पोर्स हेल्प प्लांट्स इन टेकिंग एयर इन एंड आउट। और यही जो छोटे छोटे छिद्र हैं यानी कि जो स्टोमेटा है वो प्लांट्स को हवा अंदर लेने और बाहर छोड़ने में हेल्प करते हैं। इंटरेक्ट विद सीनियर क्लास स्टूडेंट इन योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट इफ दे कैन डेमोन्स्ट्रेट स्टोमेटा यूजिंग ए माइक्रोस्कोप इन योर क्लास। अब आपने क्या करना है? अपने स्कूल के जो आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपने बातचीत करनी है और उनको ये रिक्वेस्ट करनी है कि वो माइक्रोस्कोप में क्या दिखाएं? आपको स्टोमेटा को दिखाएं, ठीक है। यानी कि जो सीनियर स्टूडेंट होते हैं उनके पास माइक्रोस्कोप होता है लैब में, आप वहाँ पर जाकर पत्तियों में स्टोमेटा को देख सकते हैं, छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर। सभी जो लिविंग बींग्स हैं, सजीव प्राणी हैं, वो रेस्पायर करते हैं। तो ये तीसरी विशेषता होगी। चौथी विशेषता होगी कि जो लिविंग बींग्स है वो रेस्पायर करते हैं। हैव यू नोटिस वाइट पैचेस फॉर्मिंग ऑन शर्ट अराउंड द आर्मपिट ड्यूरिंग समर्स? क्या आपने गर्मी के मौसम के दौरान कमीज पर कांख के आसपास पड़ने वाले सफ़ेद धब्बों को देखा है? यानी कि जब गर्मी के सीजन में हम जब अपनी ऐसे बाँह ऊपर उठाते हैं तो हमारी जो कांख होती है उसमें आपने देखा होगा कमीज पर सफ़ेद धब्बे पड़ गए हैं। दीज पैचेस आर फॉर्म ड्यू टू स्वेट। और ये जो पैचेस हैं, ये जो धब्बे हैं, वो किसके कारण पड़े हैं? वो पसीने के कारण पड़े हैं। द स्वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट रिमूव्ड बाय द बॉडी एज वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलने वाले पसीने में जल और लवण होते हैं। जो हमारे शरीर से जो पसीना निकला है ना, उसमें जल होता है और क्या होता है? और उसमें साल्ट होता है, यानी कि नमक होता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और वेस्ट प्रोडक्ट का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो पसीने में जो घुल के जो बाहर निकल रहा है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का निकलना शरीर से, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। जैसे हमारे पसीने के रूप में निकलता है, या फिर जो हम मल मूत्र करते हैं वो भी हमारा क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है। यानी कि जो लिविंग बींग्स होती हैं वो एक्सक्रीशन करती हैं। यूरिन इज आल्सो
फॉर्म एज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल। इसी तरह से जो यूरिन है, जो हम पेशाब करते हैं, वो भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन है इन एनिमल, यानी कि प्राणियों में वो भी क्या है, एक्सक्रीशन है। डू यू नो दैट प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट? क्या आप जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो भी एक्सक्रीट करते हैं, वो भी अपने अंदर जो गंदे पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। यू मे नोटिस प्लांट्स एक्सक्रीट एक्सेस वाटर एंड मिनरल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑन लीव्स। आपने ध्यान दिया होगा कि पौधे पत्तियों की सतह पर अतिरिक्त जल और खनिजों को सूक्ष्म बूंदों के रूप में उत्सर्जित करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। आपने देखा होगा, देखो ये पत्तियां हैं, पत्तियों पर ये छोटी छोटी जो बूंदें हैं, ये किसने छोड़ी हैं? ये इस पौधे ने छोड़ी है, इस पौधे की पत्तियों ने छोड़ी हैं। जो इसका एक्स्ट्रा वाटर था, ठीक है, और एक्सेस वाटर था, और जो मिनरल्स हैं वो इसने क्या पानी के रूप में, इन छोटी छोटी ड्रॉपलेट के रूप में ये पौधे के ऊपर आ गई हैं। और कहाँ से निकली हैं? ये पौधे से निकली हैं, उसकी पत्तियों से निकली हैं। सम फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस एंड रोजेस, और एग्जाम्पल इसने बता दिए जैसे कि घास या फिर गुलाब। आपने देखा होगा, या आप सुबह सुबह जाकर देखना, आपको दिख भी जाएगा। ऑल लिविंग बींग्स एक्सक्रीट, तो क्या निष्कर्ष निकला कि जितनी भी लिविंग बींग्स होती है वो एक्सक्रीट करती हैं, उत्सर्जन करती हैं। लेट अस लुक एट अनदर कैरेक्टरिस्टिक। आओ अब दूसरी विशेषता की ओर देखें। What is your reaction if you unexpectedly step on a sharp object such as a thorn? क्या होगा अगर, what is your reaction, आपकी क्या रिएक्शन होगी अगर अचानक से आपका जो पाँव है वो एक तेज ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई नुकीला ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर पड़ जाता है, जैसे कि कोई कांटा। जैसे कि मान लो कांटे के ऊपर आपका पाँव पड़ गया वाइल वॉकिंग विदाउट शूज, और आप बिना जूतों के चल रहे हैं, और यू एक्सीडेंटली टच ए हॉट कप ऑफ टी, या फिर आप अचानक से, ठीक है, आपको नहीं पता, आप अचानक से एक गर्म चाय के कप को छू लेते हैं, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? एक तो आपका पाँव पड़ गया, नंगे पाँव थे आपके और कांटे के ऊपर पड़ गया, और दूसरा इसने एग्जाम्पल दिया है कि जो आपका जो टच हो गया किससे? कप ऑफ टी से, गर्म जो चाय से आपका प्याले से उसका टचिंग हो गई है, तो आपका क्या रिएक्शन होगी? स्टेपिंग ऑन ए थॉर्न एंड टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट आर स्टिमुली। आपका पाँव एक कांटे पर पड़ना और आपका टच एक गर्म चीज़ से होना, ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? स्टिमुली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टिमुली। ये स्टिमुली के एग्जाम्पल हैं। Anything or any event that promotes living beings to respond is called stimulus. कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ और कोई भी इवेंट जो आपको रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है, जो लिविंग बींग्स को रिस्पॉन्ड कराए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलस बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आपका पाँव कांटे पर पड़ा तो आपने एकदम से आप यूँ कह सकते हैं, आपको एकदम से दर्द हुआ, या एकदम से आपने अपने पाँव को उठाया, या फिर आपका जब गरम गरम चाय के कप पर हाथ लगा तो आपका हाथ एकदम से पीछे आया, तो आपने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया, आपने क्रिया की, क्या की? प्रतिक्रिया करी। तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्टिमुलस बोलेंगे। लिस्ट 3 स्टिमुली that and your body's instant response to them। इसी तरह से आपने 3 स्टिमुली का एग्जाम्पल और देना है, और आपकी बॉडी ने एकदम से क्या रिस्पॉन्स किया उसके बारे में भी आपने बताना है, ठीक है, एक लिस्ट बनानी है। आगे है, डू प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर स्टिमुली उनको भी आ जाए कोई उनके सामने, तो क्या वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या वो भी रिएक्ट करेंगे? यस, यानी कि यस, प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। यस, कि जो पौधे हैं वो भी स्टिमुली को रिएक्ट करेंगे, स्टिमुली के रिस्पॉन्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, टच मी नोट, एक पौधा होता है टच मी नोट, ये दिखा रखा है आपको टच मी नोट, आपने भी देखा होगा। देखो किस तरह की पत्तियां हैं इसकी, इस तरह की पत्तियां हैं।
जिसको मिमोसा भी कहते हैं, छुई मुई भी कहते हैं, लजालू भी कहते हैं, इसके दूसरे नाम है ये, ठीक है, मिमोसा, छुई मुई, लजालू। जैसे ही आपको छुए, जैसे ही आप इस पौधे को छूते हैं, इसकी पत्तियों को छूते हैं, इसकी पत्तियां जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, छुई मुई भी बोलते हैं। प्लांट्स फोल्ड देयर लीव्स व्हेन वी टच देम। जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, इसकी लीव्स को छूते हैं, पत्तियों को छूते हैं, ये क्या अपनी जो पत्तियों को फोल्ड कर लेता है, सिकुड़ जाती है इसकी पत्तियां। हैव यू ऑब्जर्व दैट सर्टेन प्लांट फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट। क्या आपने ये देखा है कभी कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, ऐसे पेड़ भी होते हैं जो सनसेट के बाद अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेते हैं, ठीक है, उनकी पत्तियां जो सनसेट के बाद फोल्ड हो जाती हैं। स्पेशली द लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट फेसिंग ईच अदर टेंड टू कम टुगेदर। और अधिकतर ये पत्तियां उनमें होती हैं, उन पौधों में होती है जिनकी जो पत्तियां होती हैं एक दूसरे की तरफ उनका फेस होता है, ठीक है, जैसे इस तरह की पत्तियां होती हैं, एक दूसरे की तरफ फेस होता है जिनका, वो अपने आप को शाम जो सनसेट होने पर सिकोड़ लेती है, फोल्ड कर लेती है। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द स्लीपिंग लीव्स ऑफ आंवला और इंडियन गूसबेरी। ये अगर आपने ऐसा देखना है तो आप इसको कहाँ पर देख सकते हैं, ये कहाँ पर देखा जाता है, जो स्लीपिंग लीव्स अगर आपने देखनी है सनसेट के बाद वो अपने आप को सिकोड़ लेते हैं, तो कोई आंवले का पेड़ अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर जाके देखना, तो शाम को देखना सूरज ढलने के बाद, तो वो पत्तियाँ सिकुड़ जाएंगी। ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो क्या पता लगा हमें लिविंग बींग्स के बारे में, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगी स्टिमुली से, ठीक है, जब भी स्टिमुली होगा तो वो क्या करेंगी, रिस्पॉन्ड करेंगी। फाइंड ए few more plant in your neighborhood which fold their leaves after sunset। और आपने अपने आसपास कुछ ऐसे पड़ोस में ऐसे पौधे की लिस्ट बनानी है, ऐसे पौधों को आपने देखना है, ठीक है, जो शाम के समय यानी कि सनसेट के बाद अपनी जो पत्ती हैं उनको फोल्ड कर लेती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वाई डू द लीव्स ऑफ छुई मुई एंड आंवला प्लांट रिस्पॉन्ड इन दिस वे। छुई मुई और आंवला प्लांट की जो पत्ती हैं वो इस तरह से रिस्पॉन्ड क्यों करती हैं। विच स्टिमुलस कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर। उनके बिहेवियर के लिए कौन सा जो स्टिमुलस है वो जिम्मेवार है। हैव यू सीन यंग वंस ऑफ कैट्स, डॉग्स एंड अदर एनिमल। क्या आपने बिल्लियाँ, कुत्ते और दूसरे जानवरों के छोटे बच्चे देखे हैं। लिस्ट यंग वंस ऑफ 5 डिफरेंट एनिमल। अलग अलग डिफरेंट एनिमल के आपने क्या करने हैं, बच्चों की आपने एक लिस्ट बनानी है। हैव यू सीन यंग वंस ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग सच एज पेंसिल, ए चेयर और एन इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या आपने कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे कि पेंसिल है, चेयर है और इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या इनके बच्चे भी आपने देखे हैं। ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस। सभी लिविंग बींग्स क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी कि अपने जैसे प्राणियों को जन्म देती हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ वंस ऑन काइंड। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अब दी हुई है कि रिप्रोडक्शन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या न्यू वंस को प्रोड्यूस किया जाता है, नए आप कह सकते हैं नए बच्चों को प्रोड्यूस किया जाता है जो अपने माता पिता के जैसे ही होते हैं। वाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी। और ये जो रिप्रोडक्शन है वो नेसेसरी क्यों है, बच्चों को जन्म देना नेसेसरी क्यों है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। ये लाइफ की कॉन्टिन्यूटी के लिए ज़रूरी है। अगर कोई सजीव प्राणी अपने जैसे प्राणी को जन्म नहीं देगा तो लाइफ कैसे चलेगी, वो उस प्राणी का अस्तित्व ही इस धरती से ख़त्म हो जाएगा। तो अपने जैसे प्राणियों को जन्म देना, रिप्रोडक्शन करना नेसेसरी है अगर लाइफ को कंटिन्यू रखना है। When a living being is not able to exhibit all of the above mentioned characteristics despite the availability of all resources like food, air and water needed for being alive, it is said to be dead। अभी आगे कह रहा है जब एक लिविंग बीइंग नॉट एबल टू एग्जिबिट, जब ये सभी जितने भी हमने करेक्टरिस्टिक जितने भी अपने गुण अभी पढ़े हैं हमने, अगर वो उनको नहीं दिखा रही है
डिस्पाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल, जबकि उसको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, फूड मिल रहा है, एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तब भी ये कोई भी जो गुण है, जितनी विशेषताएं हमने पढ़ी हैं उसको नहीं दिखा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ सेड टू बी डेड, ये जो लिविंग बींग्स है वो मर चुकी है। यानी कि ना तो वो रिप्रोडक्ट कर रही है, ना वो रिस्पायर कर रही है, ना उसको भोजन की आवश्यकता है, ना वो सांस ले रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो लिविंग बींग्स है वो डेड हो चुकी है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन अंडरस्टैंड दैट लिविंग बींग्स शेयर सम कॉमन करेक्टरिस्टिक। जो हमने अभी डिस्कशन करी है उससे अब हम समझ सकते हैं कि जो लिविंग बींग्स होती है उनकी कुछ कॉमन विशेषताएं होती हैं, यानी कि सभी लिविंग बींग्स में वो विशेषताएं पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऑल लिविंग बींग्स शो मूवमेंट। एग्जाम्पल के लिए सभी जो लिविंग बींग्स हैं वो उनमें मूवमेंट होती है, मूवमेंट शो करती हैं। दे नीड फूड एंड दे ग्रो, उनको भोजन की आवश्यकता होती है और वो ग्रो करती हैं। दे आल्सो रेस्पायर, रिप्रोड्यूस, एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली एंड इवेंचुअली डाई। वे सभी क्या करती हैं? रिस्पायर करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं और रिस्पॉन्ड करती हैं स्टिमुली के विरुद्ध, और इवेंचुअली डाई, और अंत में वो उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये सभी जो हमने पढ़ी है ये सभी क्या है? सजीव वस्तुओं के, लिविंग बींग्स के गुण हैं, विशेषताएं हैं। अब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज फीचर्स इंडिकेट्स दैट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। अगर ये सभी फीचर्स, ये सभी विशेषताएं, ये सभी गुण किसी वस्तु में, किसी चीज़ में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। वो क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं। नाउ that you know how to identify a living being, fill up the remaining two column 4 and 5 of table 10.1 and complete the activity। पीछे जो हमने टेबल 10.1 किए थे उसके दो कॉलम हमने खाली छोड़ दिए थे, कॉलम 4 और कॉलम 5। अब आप ये मतलब आप ये जान चुके हो कि कैसे लिविंग बींग्स को पहचानना है। तो रिमेनिंग 2 कॉलम आपने फिर भरने हैं 10.1 के, और इसका जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करना है जो हमने शुरू में 10.1 किया था। इन विच कैटेगरी वुड यू प्लेस ए सीड, लिविंग और नॉन लिविंग, वाई? और आप बीज को किस कैटेगरी में रखेंगे? जो बीज होता है, पौधों के जो बीज होते हैं उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, लिविंग में या नॉन लिविंग में? और वाई, उसने कारण भी पूछा है कि क्यों। अगर लिविंग में रख रहे हैं तो क्यों, और नॉन लिविंग में रख रहे हैं तो क्यों। Let us explore how a seed germinates to observe some of these essential characteristics in plants। आइए जाने कि पौधों में इनमें से कुछ आवश्यक विशेषताओं की खोज करने के लिए एक बीज कैसे अंकुरित होता है। अब हम ये जानेंगे कि जो बीज है वो कैसे जर्मिनेट होता है, उसमें से एक नन्हा सा पौधा कैसे उसकी शुरुआत होती है। तो इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और सभी पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।